Good morning, everybody, and welcome back after a long holiday. So, before holidays, we have completed the 2 chapters of NCERT, that was electric charges and electric field, and the chapter 2nd was electric potential and capacitance. Now we all are going to the next chapter, chapter 3 from NCERT, that will be current electricity. Now, so before we start, let us know what we all have studied in the previous chapters was all about the charges. अब तक जो हमने पढ़ा था उसमें चार्जेस मूव नहीं कर रहे थे. हमने जो पढ़ा था उसमें चार्जेस रेस्ट में थे. हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था. वो जो पहला 2 चैप्टर है वो क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इसमें उसके प्रभाव को पढ़ा और जाना कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं और वगैरह वगैरह. Now थोड़ा और मैं आई थिंक आई माइट हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर ऑल्सो. इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूं तो क्या था कि जब चार्जेस मूव करते हैं विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मीन्स देयर इज नो एक्सिलरेटेड मोशन ऑफ द चार्जेस, तब इसके अंदर एक और स्पेशल बात आ जाती है. वह क्या होती है? तो वह मैग्नेटिज्म भी पैदा करने लगता है. और इसमें एक और तीसरी स्टडी में, जैसे चार्जेस में अगर मैं कहूँ कि चार्जेस अगर एक्सिलरेटेड मोशन में है, तब उसमें एक और सुपर स्पेशलिटी आ जाती है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने लगता है. जैसा थोड़ा सा मैं एक बार और आपको बता दूं, जैसे कि चार्जेस अगर रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करती है, बनाती है. जब चार्जेस यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाती है. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रहा होगा, बट वहाँ पे स्पेशल क्या आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी बनाती है. और चार्जेस जब एक्सिलरेटेड मोशन में हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाती है. मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा होता है, और उसमें एक मोशन भी होता है. तो इन तीनों को कंबाइन करके देखें तो वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाती हैं. तो ये सब आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे. मैग्नेटिज्म 4th चैप्टर में है, वो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे. फिलहाल हम लोग वापस आते हैं. और हाँ, एक और बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आगे के चैप्टर्स में है, वो हम लोग तब डिस्कस कर लेंगे. फिलहाल वापस आते हैं और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जब चार्जेस चल रहे होंगे तो वो क्या बनाते हैं. तो मैग्नेटिज्म के लिए तो मैंने बोला कि वो अलग एक चैप्टर ही है. तो मैग्नेटिज्म का जो बेसिक स्रोत क्या है कि वो एक्चुअली में क्या होता है कि कहने का मतलब हो गया कि वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड. तो खैर इसके बारे में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे. तो चार्जेस के बारे में बोले तो इलेक्ट्रॉन मोटे तौर पे चल रहे होंगे. जब सॉलिड कंडक्टर्स की बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो मोटे तौर पे चल रहे होंगे. इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है कि वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों मूव कर रहे होते हैं. पर जैसे मैं मेटल्स की बात करूं या फिर सॉलिड कंडक्टर्स की बात करूं तो वहाँ पे जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इस चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट्स नहीं पढ़ना है, वो 4th चैप्टर में पढ़ना है, जैसे मैंने पहले बताया. तो जब चार्ज मूव करते हैं तो वह इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं. क्या बोला मैं कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो वह इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, किस वजह से पैदा होती है और क्या क्या खूबियां लेकर आती हैं, और साथ में वो बातें भी पढ़नी है हमें
इसमें जैसे सारी चीज़ें हैं कि आगे जाकर के हम लोगों को बहुत सारे लॉज पढ़ने हैं, किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है, पोटेंशियोमीटर पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ों को भी हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बोले तो हम लोग जानना चाहेंगे कि व्हाट इज स्टेडी करंट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे करंट क्या है, सबसे पहले तो जानेंगे करंट क्या है। करंट बोले तो यहाँ पे स्टेडी करंट के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टेडी करंट का मतलब होता है कि जैसे शांत नदी में पानी बह रहा हो। स्टेडी करंट क्या है? जैसे शांत नदी में पानी बह रहा हो, उसी को हम लोग कहते हैं स्टेडी करंट, मतलब मूवमेंट। जैसे शांत नदी में पानी बह रहा हो तो उसी को हम लोग कहते हैं इन दैट टर्म, इन द टर्म ऑफ दैट रिवर, दैट विल बी योर स्टेडी करंट। जैसे क्या है कि पानी, एक होता है कि पानी उथल पुथल के पानी बह रहा है, तो दैट इज नॉट ए स्टेडी करंट। स्टेडी करंट जो शांत नदी के करंट का मतलब होता है, मतलब कि कहने का मतलब कि शांत नदी के बहाव को ही हम लोग कहते हैं स्टेडी करंट। और हम लोग मेजरली स्टेडी करंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो करंट को सिंपलेस्ट भाषा में कहते क्या हैं? तो बेसिकली ये 10th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इट इज जनरली अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज की क्या स्पीड है, किस स्पीड से चार्ज का फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं करंट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट। यही है इन द वेरी सिंपलेस्ट लैंग्वेज, दैट इज व्हाट इज करंट। अब इसमें थोड़ी सी और कानून लगाने की कोशिश करेंगे। हाँ, इससे पहले कि हम लोग ये सारे चीज़ हम लोग डिस्कस करें, सबसे पहले तो हम लोग जान लें कि जैसे सॉलिड कंडक्टर्स में या मेटल्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से हैं। तो सपोज दैट ये एक कंडक्टर है, मेटल कंडक्टर है। अभी इसमें जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर दैट कैन पॉसिबल मीन्स एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस समय कोई मूवमेंट ना हो रहा हो, थर्मल मूवमेंट या काइनेटिक मूवमेंट हो ही ना, तो वो टेम्परेचर होता है 0 केल्विन। इससे लोअर टेम्परेचर अभी तक कोई डिफाइन नहीं किया गया है। अगर होता भी होगा तो अभी तक हम लोगों को नहीं मालूम है। कहने का मतलब जो मिनिमम टेम्परेचर जो है जिसमें कोई थर्मल मोशन या काइनेटिक मोशन नहीं हो रहा होता है, वह होता है 0 केल्विन। और इसको अगर यदि डिग्री में देखा जाए तो दैट इज योर 273.15 और 18 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया जो सबसे बेयर मिनिमम टेम्परेचर है। तो जैसे बात कर रहे थे कि यहाँ पे ये मेटल कंडक्टर से, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से हैं, उनका स्रोत क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर कहाँ से आएंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ये रूम टेम्परेचर की मैं बात करूँ, रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर मान लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको केल्विन के टर्म में अगर यदि देखा जाए कि ये केल्विन के टर्म में क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे कि इसको केल्विन में बदलें तो ये हमारा हो जाएगा 300 केल्विन। तो यहाँ पे क्या है कि 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस पे कोई भी थर्मल मोशन नहीं हो रहा है ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और जो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स जो भी हैं उसका कोई थर्मल मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 300 केल्विन। तो ये एक बहुत बड़ा टेम्परेचर गैप है। अगर आप 0 केल्विन टू 300 केल्विन को कंपेयर करें तो ये एक बहुत बड़ा टेम्परेचर गैप है। तो इतना बड़ा टेम्परेचर गैप है कि ये इनफ होता है कि यहाँ से जैसे कोई हमारा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड होगा यहाँ पे किसी एटम का जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, कि ये काफ़ी है कि बहुत इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, ये सेट फ्री हो जाएंगे, ये फ्री हो जाते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब यहाँ बात आती है कि क्या यहाँ पे सारे एटम से ऐसा होता है कि सारे एटम से इलेक्ट्रॉन छटक के बाहर आ जा रहा है? तो ऐसा नहीं है कि सारे से आ जाता है।
तो यहाँ पे बहुत सारे एटम हैं जिसके इलेक्ट्रॉन छटक के बाहर आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे एटम हैं कि नहीं आते हैं, और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन होते होंगे जो कि आना चाहते हैं बट आ नहीं पाए हैं, मतलब कि अभी भी डायलेमा में है, कंफ्यूजन में है कि वो आए या ना आए। तो यहाँ पे एक दो एटम तो है नहीं, कोई भी ये जो बना हुआ है सॉलिड कंडक्टर, अब यहाँ पे करोड़ों करोड़ एटम्स पड़े हुए हैं। अभी करोड़ों करोड़ एटम्स में ऐसे होंगे कि कई लाख ऐसे होंगे जो कि अपने सेट इलेक्ट्रॉन को सेट फ्री कर दें, तो वही ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ पे इसको ये कंफ्यूजन ना ले लें कि यहाँ पे जैसे लाखों इलेक्ट्रॉन, करोड़ों एटम में लाखों इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से छटक के इस मेटल से बाहर निकल जाएंगे, वो नहीं है। वो इसी मेटल के अंदर, इसी मेटल कंडक्टर के अंदर ये अपना रैंडम मोशन परफॉर्म कर सकते हैं, बट इनसे बाहर जाना वो अलाउड नहीं है। तो दैट इज ऑल अबाउट द सॉलिड कंडक्टर्स कि कहाँ से वो फ्री इलेक्ट्रॉन आए। तो ये रूम टेम्परेचर इनफ कैपेबल है कि ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को सेट फ्री कर सकते हैं। तो यही चीज़ अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है कि ये उसको फ्री नहीं कर पाते, ये रूम टेम्परेचर पे भी फ्री नहीं कर पाते फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, तो वो इंसुलेटर कहलाते हैं। जबकि मेटल कंडक्टर्स में क्या होता है, ये टेम्परेचर इनफ होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन छटक के बाहर आ जाए। तो इसके अंदर काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का स्रोत मैंने आपको बता दिया कि आखिर ये आए कहाँ से। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं और करंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम लोग एक कंडक्टर लिया, ये चीज़ समझ में आ गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से। अगर नहीं आया तो यू कैन डिस्कस इट विथ मी ऑन द गूगल क्लासरूम नाउ। तो सपोज दैट एक कंडक्टर ले लेते हैं, सिलेंड्रिकल शेप कंडक्टर ले लेते हैं, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ से सपोज दैट कुछ पॉजिटिव चार्जेस इधर जा रहे होंगे, हो सकता है कुछ पॉजिटिव चार्जेस इधर जा रहे होंगे, तो यहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, Q नेट पॉजिटिव चार्ज। अभी बड़ा माइनस छोटा होता है, अब Q1 बड़ा है या Q2 बड़ा है वो तो हम लोग नहीं जानते हैं, तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं Q1 माइनस Q2 अभी फिलहाल। नेक्स्ट, अगर यदि यहाँ पे कुछ नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं कि सपोज दैट ये माइनस Q3 इधर है और ये माइनस Q4 इधर है, ये नेगेटिव वाला मैं लिया, तो Q नेट नेगेटिव अगर मैं बोलूँ तो Q नेट नेगेटिव हमारा क्या हो जाएगा। बस उसी तरह से ये कंसेप्ट है कि अब बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो हम लोग ये Q3 माइनस Q4 कर देते हैं, नेगेटिव हम लोग बाहर ले लेते हैं, ये नेगेटिव में आएगा या जो भी आएगा। यहाँ पे बड़ा माइनस छोटा कहने का मीन्स बड़ा माइनस छोटा करना है और वो आएगा तो नेगेटिव में आएगा। तो अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये अलग बात है, वो हम लोगों का जब दिया रहेगा तो उसी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से Q टोटल चार्ज नेट चार्ज क्या आएगा, तो नेट चार्ज जो हमारा यहाँ पे आएगा वो Q नेट पॉजिटिव चार्ज प्लस Q नेट नेगेटिव चार्ज, ये दोनों। तो इसमें से वही फिर से कंसेप्ट है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो वो तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डाटा, व्हाट आर द डाटाज गिवन, तो उसके हिसाब से हम लोग ये प्लस और माइनस करके अपन लोग ले सकते हैं। तो यहाँ से जो करंट जो आएगा, हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट वाज द करंट, तो इट वाज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्जेस। तो यहाँ पे जो करंट आने वाला है वह हो जाएगा Q नेट पर यूनिट टाइम, यही करंट बन जाएगी, यही करंट। ये जो नेट चार्ज आया, यहाँ पे हम लोग सॉलिड कंडक्टर्स की बात करें तो मेजरली सॉलिड कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, लेकिन हम लोग एक बेसिकली फॉर एनी टाइप जैसे इलेक्ट्रोलाइट में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मूव करते हैं, तो उस
वो भी यहाँ पे यूज़ हो जाए और सॉलिड कंडक्टर भी यहाँ पे वैलिड रहे। तो इस वजह से हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया कि क्यू नेट पॉजिटिव कैसा होगा, क्यू नेट नेगेटिव कैसा होगा। तो ये जो करंट है ये नेट चार्ज है। नेट चार्ज में भी ओनली नेगेटिव इन केस ऑफ द सॉलिड कंडक्टर्स एंड मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। तो ये हो जाना है हमारा करंट, यही बन जाएगा हमारा करंट। यही कानून यहाँ पे लगा देते हैं। ऐसे सिंपल भाषा में करंट क्या होता है, तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज। अब इसको इंस्टेंट प्रोसेस में लेकर जाएंगे तो क्या करते हैं, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। इंस्टेंट प्रोसेस कहने का मतलब हो गया कि एवरेज अगर यहाँ पे लेना चाहें कि तो सपोज दैट यहाँ तो कंफर्म लेना है कि कितना चार्जेस इधर से इधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो एवरेज लेना यहाँ बहुत बिगर चेंज हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंट को ले लेते हैं। इंस्टेंट जैसे कहने को सिंपल सा बात है, जैसे हम लोग अगर यदि यहाँ से कहीं जा रहे हों तो वहाँ पे अगर यदि मैं स्पीड की मैं बात करूं तो किसी एक इंस्टेंट की मैं बात करता हूं, क्योंकि हर वक्त हमारा स्पीड सेम रहे ऐसा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर भी करंट को हम लोग इंस्टेंट के टर्म में लेते हैं कि एक टाइम। तो इंस्टेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइम को बहुत छोटा कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, I इज इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू 0 फॉर वेरी स्मॉल टाइम q नेट बाय t, या इसी को हम लोग आगे जा करके डिस्कस करेंगे, दैट विल बी योर dq बाय dt। तो मतलब कि बहुत कम समय के लिए जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्यू नेट होगा, बहुत कम समय के लिए जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्यू नेट होगा वही उसे ही हम करंट कहेंगे। तो ये एक नई चीज़ हमने पहचाननी शुरू की। तो जो करंट होता है उसकी थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। तो करंट के अंदर क्या है कि करंट के अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज हमारा डायरेक्शन दोनों होता है। तो मैग्नीट्यूड के अंदर में करंट के अंदर में हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है। बट करंट हमारा फिर भी स्केलर क्वांटिटी होता है। तो कहने का मतलब ऐसा ना समझ लेना है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। क्या है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और जो वेक्टर लॉज को वो फॉलो करें। वेक्टर लॉज को वो फॉलो करें, नहीं तो क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि जैसे यहाँ से 3 एम्पियर करंट आया, इधर से 2 एम्पियर करंट आया, तो इधर कितना जाएगा, ये 5 एम्पियर करंट है। ये 100 डिग्री हो या 200 डिग्री हो या 50 डिग्री हो या 30 डिग्री हो, ये एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे वेक्टर में क्या होता है कि अगर यदि मैं एंगल चेंज कर दूं तो उसका प्रोजेक्शन डिफरेंट हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पे फॉलो ये नहीं कर रहा है, तो वेक्टर लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा है। नहीं तो अगर यदि इसको वेक्टर लॉ फॉलो करना, जैसे अगर यदि मैं बात करूं कि इलेक्ट्रीशियन अगर यहाँ पे आते हैं, इलेक्ट्रीशियन आते हैं, तो उनको ये ऐसा नहीं है कि वो 2-3 तार को मिलाना होता है तो सीधे पकड़ के छीले और साथ सीधे जोड़ देता है। ऐसा नहीं है कि कोई एंगल पर बिठाते हैं या फिर अरेंज करते हैं। ऐसा रहता तो बड़ा तकलीफ हो जाता है, लेकिन वैसा तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता। वो सिंपली लेते हैं तार को और छील छाल करके और एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, है ना। तो एंगल तो मिलाने का ज़रूरत तो होता नहीं है। तो उसी तरह से अगर यदि वो करने का ज़रूरत नहीं है, सब मिला करके एक होता, तो ये सिंपल सा बात है कि वो वेक्टर के नियमों को, वेक्टर के लॉज को वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम लोग उसको वेक्टर नहीं मानते हैं। हम लोग क्या मानते हैं, उसको हम लोग एक स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। अब मोटे तौर पे ये जानना चाहते हैं कि करंट कितने टाइप्स के होते हैं। हाँ, एक और बात की, जैसे हम लोगों ने पढ़ा स्टेडी करंट, जो हम लोग बात कर रहे थे स्टेडी करंट, तो स्टेडी करंट का जो हमारा सोर्स है, स्टेडी करंट का वो जो सोर्स है वो हमारा क्या है, जो बैटरी जो मिलता है ना, वो बैटरी
जो हमें बैटरी या सेल जिसको आप कहते हो वही हमारा सोर्स है स्टेडी करंट का, कांस्टेंट करंट का। नहीं तो क्या है कि अब जैसे कोई आप घड़ी है तो घड़ी में आपने बैटरी लगाया, तो अगर यदि वो बैटरी वेरिएबल करंट देना शुरू कर देगा, डिफरेंट करंट देना शुरू कर देगा, तो टाइम ही चेंज हो जाएगा। कभी आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि वो क्या है कि बैटरी उसमें लगाया, सपोज दैट उसको 2 एम्पियर करंट देना है, तो वो कंटिन्यूसली जब तक वो जीवित रहेगा, जब तक वो जिंदा रहेगा, तब तक ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली 2 एम्पियर करंट ही देता रहेगा और वो एक्स्ट्रा कोई करंट देने का कोशिश नहीं करता है। तो वही हो गया हमारा स्टेडी करंट। अगर यदि कोई डिफरेंट चेंजेस करंट में चेंजेस आएगा तो पता चलेगा मेरे घड़ी में कुछ और बज रहा है और उस घड़ी में कुछ और बज रहा है। तो ये चीज़ नहीं होता है। तो स्टेडी करंट का जो सोर्स है वो क्या है, बैटरी और सेल। तो चलिए, तो आप मोटे तौर पे जानना चाहते हैं कि करंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो करंट के टाइप्स के बारे में जाने तो सबसे पहला होता है वह है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट या जिसको कहते हैं हम लोग डीसी, डायरेक्ट करंट या हम लोग क्या कहते हैं उसको, डीसी। तो डीसी में हमारा आप देखोगे कि उसमें जो ग्राफ बन रहा होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये आई हो गया, ये टी हो गया मान लेते हैं। तो ये जो है इसमें करंट टाइम के साथ बदल नहीं रहा होता है, वो कांस्टेंट हो रहा होता है। दैट इज योर डायरेक्ट करंट। तो इसका वही सोर्स हो गया, वही सेल या बैटरी। इसमें नो डायरेक्शन चेंज, नो मैग्नीट्यूड चेंज, है ना, कुछ चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, तो दैट इज योर डायरेक्ट करंट। यहाँ पे स्टेडी करंट ही फ्लो कर रहा होता है। तो ये जो बैटरी या जो सेल है वो हमारा क्या करता है, यही सोर्स हो गया बैटरी या सेल, यही जो है हमारा कांस्टेंट करंट को देने का कोशिश करेगा और ये इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट है वेरिएबल करंट। देयर वाज सम प्रॉब्लम इन द फर्स्ट वीडियो, so I am making the further video and I will be joining both the videos. So I was talking about the types of current. तो next is your variable current. तो variable current में जैसे ख़राब बैटरी हो जाए तो कभी करंट बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। या फिर आप डायनमो ले लें, जैसे वो साइकिल के पहिए में जो लगाने वाला जो होता था डायनमो, या फिर आप खिलौने से खेलते होंगे तो घुमाया, वो चला तो लाइट जला, तो कभी देखते हैं कि इंक्रीज़ कर रहा है लाइट तो डिक्रीज़ कर रहा है लाइट, वो डायनमो डीसी जनरेटर। तो जैसे टरबाइन वाला जो ये होता है कि घूम रहा है, कभी स्पीड घूम रहा है तो ज़्यादा लाइट आ रहा है, स्लो हो गया तो कम लाइट आ रहा है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ देयर इज़ व्हाट इज़ वेरिएबल करंट, है ना। तो जैसे इसका अगर ग्राफ में बनाना चाहूँ तो वेरिएबल करंट का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आएगा। ये हाँ, लेकिन ये आप समझें कि ये दूसरी तरफ नहीं जा रहा है, वेरिएबल है यहीं वेरी कर रहा है, बट ये दूसरी तरफ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, डायरेक्शन नहीं है, अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे करंट में वेरिएशन आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, बट डायरेक्शन में चेंजेस नहीं आ रहा है। तो इसका सोर्स हम क्या बोल सकते हैं कि खराब बैटरी हो, साइकिल वाला डायनमो हो वगैरह, ये सब जो है इसका बेसिकली सोर्स हो गया। नेक्स्ट इज योर इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है कि एक क्षण के लिए जो हमको मिलता है, तो ये वही वाला हो गया, I इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि डी क्यू बाई डी टी। तो ये जनरली कब मिलता है, ये जब मिलता है जब चार्जिंग या डिस्चार्जिंग हो रहा होता है। चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, जब जैसे क्या होता है कि चार्ज कर रहे थे तो वहाँ पे सो करंट चेंज की चार्जेस चेंज हो रहा होता है ना। इन अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम चार्जेस बढ़ रहा है, घट रहा है, डिस्चार्जिंग में चार्जेस घट रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को मिल रहा होता है इंस्टेंटेनियस करंट। एंड द नेक्स्ट इज योर
ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, AC। ये एक पूरा का पूरा चैप्टर है, 7th चैप्टर। यहाँ पे बड़ा मज़ेदार चैप्टर है ना। इसमें काफ़ी चीज़ हम लोग काफ़ी नए चीज़ हम लोग जानेंगे। तो और ये हमारे घर पे भी आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वी विल डिस्कस इट इन वेरी डिटेल इन तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड ही करंट का नहीं चेंज हो रहा होता है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। ये कह सकते हैं, जैसे ये इसका ग्राफ बनाए तो ये करंट है, ये टाइम है, तो इसमें जो चेंजेस आता है, ये जैसे चेंज किया, करंट का वैल्यू चेंज किया, इंक्रीज़ किया, मैक्सिमम पहुंचा, फिर ज़ीरो हुआ, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, फिर ऐसे गया, और ये कंटिन्यू करता है। तो ये हो गया हमारा AC, ये हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों चेंज कर रहा होता है। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर्स। जैसे कि ये हम लोग लेते हैं एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे ये मेटल कंडक्टर है, तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उसके साथ साथ एक हमारे पास उसका पॉजिटिव चार्ज भी है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहीं से निकला होगा तो ये आयन का फॉर्मेशन करता है, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अब वैसे भी कह सकते हैं कि नेट चार्ज जो है, यहाँ पे नेट चार्ज है, Q नेट है, वो तो ज़ीरो होना है, मतलब कि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है, तब तो ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो उतने फ्री पॉजिटिव आयंस भी है, तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज आयंस। यहाँ के इसको पॉजिटिव चार्ज आयंस ही बोला जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है वो फिक्स होते हैं, ये फिक्स होंगे, ये मूव नहीं करेंगे, ये एकदम अपनी जगह में स्थिर होंगे। मतलब वो क्यों फिक्स होते हैं? ड्यू टू देयर हेवी साइज। हम बनाने के लिए एक दो बनाते हैं, लेकिन है तो यहाँ पे अनगिनत, मतलब कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो ये क्यों ये हेवी है? क्योंकि देखिए क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से निकल के आया, और एटम का जो मेजरली मास जो है वो न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड होता है। अभी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम के कंपैरिजन में इनका जो मास होता है वो 1837 टाइम्स कम होता है। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज, जो ये पूरा एटम ही बन गया ना पॉजिटिव चार्ज आयन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक निकल गया, तो ये एटम का टोटल मास जो है नियरली 1837 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि आप मोटा मोटी एक फील लेने के लिए समझें कि एक सपोज दैट कोई 50 केजी का इंसान है, और ये मोटा मोटी इसको 2000 मान ले, तो इसको और एक तो इसको हम दूसरा जो इंसान है 1837 टाइम्स मीन्स सपोज दैट इसको मान लेते हैं 2000, तो 2000 टाइम्स बिगर, मैंने आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो ये 1,00,000 केजी, मतलब कि एक 50 केजी का इंसान है और दूसरा 1,00,000 केजी का इंसान है। और अगर यदि मेरे को मूव करवाना है तो ऑब्वियसली मैं किसको ईजिली मूव करवा पाऊंगा? आप समझ सकते हैं कि 1,00,000 केजी का यहाँ पे जैसे एक गेंडा हो गया, तो यहाँ पे आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक 50 केजी और दूसरा 1,00,000 केजी, तो किसको मूव करना यहाँ पे मेरे को टफ है। तो ये इसको मूव करना बहुत ही टफ है, क्योंकि ये इतना हैवी मास है इसका कि वो मूव ही नहीं करना चाहेगा। इनर्शिया इनर्शिया इज नथिंग बट द मास, तो जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, तो इनर्शिया इसका ज़्यादा होगा, तो ये अपना मूवमेंट को स्टार्ट नहीं करना चाहेगा। इसलिए यहाँ पे जो मेजरली जो मूव करते हैं वो आपका इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का होता है और उसको हम लोग इजीली मूव करा लेंगे। यही अगर यदि मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के मोशन से ही नेट करंट बनता है। तो यहाँ पे क्या है कि सपोज दैट यहाँ पे हमने इसको एक बैटरी से जोड़ा,
तो यहाँ पे एक हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस, अगर यदि यहाँ पे एक सोर्स, एनर्जी सोर्स इसको बोलेंगे हम लोग, ये लगाया, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएशन हो जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएशन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे अगर यदि क्रिएशन होता है तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन विल फील फोर्स एंड स्टार्ट मूविंग। वो यहाँ से एनर्जी लेकर जाएगा, और सपोज दैट अगर यदि कोई बल्ब होगा तो उसको वो जलाएगा और अपना एनर्जी खर्च करके वहां से वापस आएगा, और ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा। तो हम लोग बेसिकली बात करते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फंक्शन कैसे करता है, मूव कैसे करता है। तो यहाँ से क्या है कि ये एनर्जी इसको देने वाला है, ये एनर्जी लेके जाएगा, यहाँ बल्ब होगा तो उस पर वो एनर्जी खर्च करेगा, वापस आएगा, और वापस से ये फिर ये एनर्जी लेगा और वापस, ये एक कंप्लीट साइकिल चलता रहेगा। अगर मैं एक इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँ तो जैसे सपोज दैट कि कोई एक पर्सन ए है और यहाँ पे पर्सन बी, ये एक पेशेंट है। तो यहाँ पे मेडिकल शॉप है और ये एक डॉक्टर है, यहाँ पे डॉक्टर इसका इलाज कर रहा है, पेशेंट का इलाज कर रहा है। ये मेडिकल शॉप से ये दवा लेकर के जाता है, यहाँ पे डॉक्टर साहब इस पेशेंट को भोगते हैं और उसके बाद फिर ये दवा लेके जाता है, मतलब एनर्जी लेके जाता है, फिर ये एनर्जी लूज करके वापस आता है। फिर डॉक्टर बोलेंगे नहीं नेक्स्ट कुछ और चीज़ लेकर के, और फिर यहाँ से मेडिकल शॉप से आएगा, फिर वो एनर्जी इसको देगा, मतलब वो मेडिसिन देगा, और ये लगे रहेंगे, इसको ठोकते रहेंगे। तो यही चीज़ होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको एनर्जी लेकर के ये निकलता है यहाँ पे, और रास्ते में जो बल्ब है उसको चलाता है, या फिर पंखा आ गया तो पंखा को भी घुमाता है, और ये कंटिन्यूसली ये साइकिल को कंप्लीट करता रहता है। मतलब कि एनर्जी लेता है, वहाँ पे खर्च करता है और वापस से आता है। ये कब तक करता रहेगा? जब तक हम इसको एनर्जी देते रहेंगे। तो आई थिंक द बेसिक ऑफ द करंट इज क्लियर टू यू ऑल. In the next videos, we will start discussing about the Ohm's law and drift velocity. Thank you.